बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया और उस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जवाब आ गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद एक सख्त जवाब करार दिया जा रहा है। क्या कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और इसका क्या मतलब लिया जा रहा है? कुछ लोग एक मखसूस अंदाज में एक मखसूस जगह से आने वाली एक मखसूस खबर दे रहे हैं, इसकी भी बात करेंगे। और आरिफ अलवी साहब ने एक पैगाम दिया है, बहुत सख्त हैरान कुन सख्त पैगाम है। और सबसे पहले बात करते हैं कि फौज पर भौंकने वाला कुत्ता होगा। ये जो बात हनीफ अब्बासी साहब ने की है पाकिस्तान की कौमी असेंबली में खड़े होकर, इस बात के बाद अब सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें वायरल हैं। मैंने भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर, जो वायरल वीडियो है, वो पोस्ट की। मैं आपके सामने सबसे पहले चाहूँगा कि हनीफ अब्बासी साहब जो कह रहे थे कि फौज पर भौंकने वाला कुत्ता होगा, अगली बात करो फिर ऐवान में से किसी ने उनसे कहा, उनको रोकते हुए कुछ इंटरप्ट करने के लिए, तो वो कहने लगे हंसते हुए कि मैं आपको नहीं कह रहा, जो फौज पर भौंकता है मैं उसको कुत्ता कह रहा हूं। तो कौन भौंकता है, कौन बात करता है, कौन कितनी सख्त बात करता है और फौज के खिलाफ बात करता है या चंद अफराद के खिलाफ बात करता है, इदारे के खिलाफ बात करता है या किसी शख्सियत के खिलाफ बात करता है, बात किस अंदाज में करता है और क्या एक फर्द की बात करता है या ओवरऑल सबको रगड़ा लगा देता है, इसका जायजा ले लेते हैं। एक वीडियो है, पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर उसके बाद बात करते हैं इस मामले की कि फौज पर भौंकने वाला कुत्ता होगा। जो फौज में भौंकता है कुत्ता होगा, आगे बात करो। जो फौज में भौंकता है कुत्ता होगा, आगे बात करो। जो फौज में भौंकता है कुत्ता होगा, आगे बात करो। इस वीडियो के इख्तिताम में आपने देख लिया कि इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने एक से जायद बार पाकिस्तान की फौज की मजबूती की बात की। पाकिस्तान की फौज की मजबूती की वजह से ये मुल्क महफूज है, ये बात की। इमरान खान साहब ने ये भी बात की कि फौज इमरान खान से ज़्यादा ज़रूरी है और ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है। इमरान खान साहब ने ये बात भी एक से जायद बार की है। हाँ, ये जो हमारे यहाँ होता है कि तनकीद की जाती है, तनकीद अफराद पे की गई है। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी तनकीद की है। मियां नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा पे तनकीद की, जनरल फैज़ हमीद पे तनकीद की, लेकिन जनरल इरफान मलिक पे तनकीद की, मरियम को स्मैश करने वाली बात करके। लेकिन फिर मियां नवाज शरीफ साहब अपनी बात से यकसर फिर गए। तो हमने मियां नवाज शरीफ साहब को जो कुछ करते हुए देखा, वो इसलिए बहुत मशकूक था कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर जाने के बाद जनरल बाजवा को, जनरल फैज़ हमीद को ललकारते थे लंदन में बैठकर जलसों के जरिए। लेकिन उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब पूरी जमात का पोल खोल के, पूरी जमात को बेलिबास करके खुद हमारे सामने रख चुके। जब वो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा के घर पर मुलाकात हुई थी, जनरल बाजवा के ससुर के घर पर बात हुई और वहाँ फैज़ हमीद ने कहा क्या कंसिडरेशन है, हमसे क्या चाहते हैं, और ये भी कि आप पहले पंजाब लें, फिर उसके बाद मरकज़ लें, और उसके बाद सुहेल वड़ाई साहब या दीगर लोग बताते कि सुलेमान शहबाज तो फैज़ अंकल कहते थे, उनसे मदद मांगते थे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा बाज़ाब्ता तौर पर राब्ते में थी, अहमद नूरानी साहब इस सिलसिले में गवाही दे चुके हैं। ये तमाम बातें इन लोगों के हवाले से आ चुकी। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अगर अफराद पे तनकीद करते हुए बात भी की थी कि मियां नवाज शरीफ साहब कोई उसूली मौक़िफ़ के हामी हैं, तो वो उसूली मौक़िफ़ भी हमारे सामने टाइम टाइम फिश हो चुका। इमरान खान साहब पर भी इसी तरह से कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हाइब्रिड हुकूमत चला रहे थे, तनकीद होती है। लेकिन इमरान खान साहब ने 7 समंदर पार जाकर लंदन में बैठकर जलसों से खिताब करते हुए 4 साल के लिए मफरूर रहकर ये काम नहीं किया। इमरान खान साहब अब जो तनकीद कर रहे हैं वो यही रहकर कर रहे हैं। इमरान खान साहब अब भी फ़ौज के हवाले से बात करते हैं और इमरान खान साहब ने अपनी तनकीद में अफराद को अलग करके रखा हुआ है। जाहिर है कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ साहब के हवाले से, इमरान खान साहब DGI के हवाले से या दीगर अफसरान के हवाले से जो बात करते हैं, उस बात को इमरान खान साहब कहते हैं कि ये चीज़ें लंदन प्लान का हिस्सा है, मैंने फलां को बताया हुआ है और उनको पता है और उन्होंने आगे कम्युनिकेट किया हुआ है। ये इमरान खान साहब बात करते हैं और उन्होंने अपनी जमात की भी 2 रहनुमाओं का नाम ले रखा है। तो ये चीज़ें हमारे सामने वक्त के साथ आ सकती हैं।
لیکن اس وقت جو صورتحال حنیف عباسی صاحب نے پیدا کی، اس کے بعد یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے کہ مسلم لیگ نون کی پالیسی ہمارے ہاں کیا رہی ہے۔ اس کے بعد بات الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جواب کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن نے تاخیری حربے استعمال کیے۔ جو ہمارا فیصلہ تھا کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی اور پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کو آزاد ڈکلیئر نہیں کر سکتے، آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح لی اور سپریم کورٹ کے 8 ججز نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی گواہی بھی ڈال دی۔ وہ گواہی ہم نے پورے پاکستان نے دیکھ رکھی ہے کہ غلط تشریح الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی تھی۔ اب وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے بعد کہ فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے نتائج ہو سکتے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کو جواب دینے آ گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کہتا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور وہ اپنے خلاف کسی بھی قسم کی دھمکی کو قبول نہیں کرے گا۔ یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو بات کی ہے کہ اگر فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، اسے الیکشن کمیشن آف پاکستان دھمکی سمجھتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ آئینی اداروں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ قطعی طور پر نامناسب ہے۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رد عمل دیا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کو۔ معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو عدالت نے بتایا کہ آپ نے بیرسٹر گوہر کو اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو خود پاکستان تحریک انصاف کا عہدیدار تصور کیا۔ جب آپ نے ان سے خط و کتابت کی اور ان کو مخاطب کیا تو آپ نے ان کو عہدیدار تصور کیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ان کو کوئی لیجٹیمیٹ عہدیدار تصور نہیں کیا۔ پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ اب بھی زیر التوا ہے، اور یہ بھی کہا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہ پاکستان تحریک انصاف اس معاملے میں تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے۔ یہاں پاکستان تحریک انصاف کو لا کر کھڑا کیا تھا اس صورتحال میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، جن کی عدالت سے ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے معاملے میں فیصلہ یہ آیا کہ بلے کا نشان لے لیا جائے، لیکن انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے والی ANP کو ایک جرمانہ کر دیا گیا۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس طرح کے فیصلے کیے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان فیصلوں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو باضابطہ طور پر مدد فراہم کی اور پاکستان تحریک انصاف کی ایسی کی تیسی کرنے کی کوشش ہوئی، لیکن پاکستان کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا، ان کو ووٹ دیا۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کرنے جا رہا ہے اس میں ہمارے بعض مخصوص صحافی بعض مخصوص جگہوں سے آنے والی چیزوں کے بعد بعض مخصوص انداز میں خبریں دیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے جو دستخط ہیں وابستگی کے کاغذات پر، وہ بیان حلفی پر، وہ جعلی دستخط ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کچھ خاص وجوہات کے تحت ان دستخطوں کو جعلی قرار نہیں دیا ہے۔ تو اگر ارکان کے دستخط پاکستان تحریک انصاف نے جعلی کر لیے ہیں تو وہ ارکان انڈیویجولز ہیں، وہ کوئی میز کرسی پتھر دیوار تو نہیں ہے، وہ انڈیویجولز ہیں، ان کے دستخط جعلی کیے گئے ہیں تو وہ ارکان بتا سکتے ہیں۔ لیکن اب تک پاکستان تحریک انصاف کے ایک بھی رکن نے یہ نہیں کہا کہ میری جماعت نے میرے ساتھ جعل سازی کی ہے۔ تو یہ جو مخصوص جگہوں سے آنے والی خبریں مخصوص صحافی مخصوص انداز میں دے رہے ہیں، ان کا ایک خاص مقصد ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ارکان اب بھی آزاد ہیں، ان میں سے کچھ لوگ باقاعدہ طور پر دستیاب ہوں گے حکومت کو، اور یہ لوگ دستخط کر دیں گے اور یہ لوگ ووٹ کر دیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ہو جائے گا۔ اس ہاتھ ہو جانے میں جو ایک بڑا فیکٹر ہے وہ اب بھی فیکٹر یہ ہے کہ فضل الرحمان کی جماعت مان جائے اور حکومت کا ساتھ دے، وگرنہ حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں۔ تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ساتھ دیں گے؟ اب تک جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ کیا فضل الرحمان کی جماعت ساتھ دے گی؟ جو حکومت قاضی فائز عیسیٰ کو روکنے کا سپنا لے کر بیٹھی ہو، اس میں تو فضل الرحمان کی جماعت ساتھ نہیں دے گی۔ فضل الرحمان کی جماعت نے خود ایک رستہ نکال کر دیا ہے، اس رستے میں وہی بات کہ چیف جسٹس کیسے چنا جائے یہ فیصلہ کرنا ہے حکومت کو، اور اس میں امین الدین صاحب کو بھی بعض خبریں آ رہی ہیں کہ چیف جسٹس بنایا جا سکے۔ یعنی منصور علی شاہ صاحب حکومت کے لیے قابل قبول نہیں ہے، حکومت تو باضابطہ طور پر ان پہ حملے کر چکی ہے۔ منیب اختر صاحب ہیں،
मुनीब अख्तर साहब काबिल कबूल नहीं है इस हुकूमत को, और हुकूमत के मखसूस सहाफ़ी, ये तमाम लोग मुनीब अख्तर साहब को इमरानदार जज कहते हैं। याह्या आफरीदी साहब हैं, याह्या आफरीदी साहब के मामले में मुखालिफत का वो लेवल नहीं है जो मंसूर अली शाह साहब के मामले में है, मुनीब अख्तर साहब के मामले में है, मगर याह्या आफरीदी साहब भी आज़ाद मनुष्य तस्वुर किए जाते हैं। बात हो रही है कि काजी अमीनुद्दीन साहब वो आ जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कहेंगे कि ये चीफ जस्टिस होंगे। ये इस वक्त बात हो रही है, क्या हुकूमत ये कर पाएगी? अगेन बहुत बड़ा सवाल है। फजलुर रहमान की जमात इस मामले में साथ दे सकती है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो चीफ जस्टिस है उसका इंतखाब आर्मी चीफ की तरह करने की ख्वाहिश कैसी ख्वाहिश है? यानी पाकिस्तान का आर्मी चीफ इस वक्त महकमा दिफा का सरबराह है, उसके ऊपर सेक्रेटरी दिफा है, उसके ऊपर वजीर दिफा है, और उसके ऊपर पाकिस्तान का वजीर आजम है। ये ऑर्गेनोग्राम है, ये कागजी हकीकत है। ज़मीनी हकीकत मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ऑर्गेनोग्राम के तहत वजीर आजम, वजीर दिफा, सेक्रेटरी दिफा और उसके बाद आर्मी चीफ, ये सिचुएशन बनती है। अब अगर हुकूमत ये चाहती है कि चीफ जस्टिस भी ऐसा ही हो कि हुकूमत चुनकर लगा दे, तो बात यह है कि महकमा दिफा या फौज हुकूमत के मातहत एक इदारा है, लेकिन अदलिया आज़ाद है, अदलिया इदारा है, फौज महकमा है। तो जो इदारे हैं वो आज़ाद होंगे और वो हुकूमत के ताबे नहीं हो सकते। लेकिन हुकूमत इस वक्त चीफ जस्टिस को भी अपने ताबे करना चाहती है। इस्टेब्लिशमेंट शायद चाहती है कि हमारे पास यहाँ पर भी एक शहबाज शरीफ, एक राजा परवेज़ अशरफ मौजूद हो, एक नून लीग की या पीपल्स पार्टी की जैसी शख्सियत दस्तयाब हैं, इनमें से इन जैसी कोई शख्सियत हमारे पास मौजूद हो अदालत के अंदर से भी। तो ये ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश मेरा ख्याल है कि पूरी होती नज़र नहीं आ रही। और दिलचस्प होगा, कल सुबह एक हंगामी इजलास तलब किया गया है काबीना का। हुकूमत उसके बाद कुछ मज़ीद मराहिल से गुजरेगी, और आइनी तरमीम अगर कल आती है तो इसका मतलब है हुकूमत ने कोई तिगड़म लड़ा लिया है, फजलुर रहमान की जमात को कुछ चीज़ों पर राज़ी कर लिया है। अभी तक की खबरें यह हैं कि फजलुर रहमान की जमात हुकूमत की पहली ख्वाहिश काजी फाइज ईसा रुकें, इस पर राज़ी नहीं है। बस अलबत्ता फजलुर रहमान ने अपने कुछ फार्मूले दरमियान में पेश कर दिए हैं। ये मामला हो गया इस साइड का। अब बात आरिफ अलवी साहब की, जिन्होंने हैरान किया है। आरिफ अलवी साहब अपने ट्वीट में बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वजाहती बयान के बाद सबसे बड़ा डाकू तो इलेक्शन कमीशन ही निकला, जिसकी बदफेलियों की फहरिस्त मजीद तवील हो गई है। वो क्या कहानी है कि गांव में एक गलीज जानवर कुएं में गिरकर मर गया और लोग सैकड़ों बाल्टियां गंदे पानी की निकालते रहे मगर बदबू नहीं गई। फिर एक सुप्रीम कोर्ट के जज जितने सियाने ने मशवरा दिया कि जब तक कुत्ता नहीं निकालोगे कुआं पाक नहीं होगा। सिकंदर सुल्तान राजा और उसके हैंडलर्स ने इस मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाया, शायद ही किसी और ने तारीख में इससे ज्यादा बिगाड़ को जन्म दिया हो। आरिफ अलवी साहब ने ये पूरी कहानी उर्दू में लिखी है, फिर इंग्लिश में लिखी है, और आखिर में अलवी साहब कहते हैं, सिकंदर सुल्तान राजा, आर्टिकल 6 आपका इंतजार कर रहा है, हम भागने नहीं देंगे, कानून के मुताबिक सजा जरूर पाओगे। ये आरिफ अलवी साहब का ट्वीट है। आज आरिफ अलवी साहब ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर के बाद बात कर रहे हैं आर्टिकल 6 की, सिकंदर सुल्तान राजा के लिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने आर्टिकल 6 की बात की थी, जो कासिम सूरी साहब की रूलिंग थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, तो ख्वाजा साहब कहने लगे कि हम इन पर आर्टिकल 6 लगाते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आर्टिकल 6 लगाने जाएंगे तो आर्टिकल 6 इसलिए नहीं लगा सकते कि फिर पाकिस्तान के 2 सूबों में इंतखाब होना था, इंतखाब नहीं हुआ और इस हुकूमत ने नहीं करने दिया तो आइन टूटा था, इन पर भी आर्टिकल 6 लगता है। फिर पाकिस्तान के पूरे तूल अर्ज में एक साथ इंतखाबात का मामला था, 90 दिन में इंतखाबात का मामला, और इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात के मुताबिक मुबैना तौर पर वो 90 दिन में इंतखाबात भी नहीं होने दिए गए, और ये भी आर्टिकल 6 का मामला है, और इसमें भी आर्टिकल 6 लगता है हुकूमत पर, हुकूमत के दोस्तों पर, हुकूमत के साथ मिलाए गए लोगों पर। तो एक बड़ी मुसीबत है आर्टिकल 6 का लगाना भी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो जारी है, मगर मैं दरमियान में इसलिए आन टपका हूं कि आपको बताना है। आप देख सकते हैं हमारा दूसरा चैनल डॉक्यूमेंटेड भी। डॉक्यूमेंटेड में हम पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन वाकयात,
بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے، ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں، انکہی ہیں، مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں، ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں ڈاکیومنٹڈ۔